हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट 2002 का थर्ड पार्ट। देखिए, रिमेनिंग पार्ट है वो थियोरेटिकल पार्ट सारा आपका हो जाएगा। उसके बाद हम एमसीक्यूज कवर करेंगे किसके, कंपटीशन एक्ट के और एलएलपी एक्ट के, क्योंकि मैंने एलएलपी एक्ट के भी आपको एमसीक्यूज कवर नहीं कराए, तो दोनों को साथ में कवर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपना पार्ट रह गया था प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, यहाँ से स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग कवर कर रहे हैं। देखिए, नाम से पता चल रहा है डोमिनेंट पोजिशन, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक पावर है, आपके पास एक पोजीशन है जिसको आप यूज कर पा रहे हो और सामने वाले कॉम्पिटिटर को आप अफेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन उसके पार्ट से आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हो रेलिवेंट मार्केट में। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है उससे अलग होकर आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हो। आप सामने वाले कॉम्पिटिटर को अफेक्ट कर पा रहे हो। आप जो उसके कंज्यूमर है उसको अफेक्ट कर पा रहे हो अपने फेवर में। आपको पता है कि उसका जो कंज्यूमर है वो आपके फेवर में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है। पहले उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता था, लेकिन आपने ऐसी डोमिनेंट पोजीशन अपनी स्थापित कर ली है, या इतनी पावर आपके पास आ गई है जिससे जो कंज्यूमर है वो आपके गुड्स को ही कंज्यूम कर रहा है, या मार्केट आपके फेवर में। आपकी जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की या मार्केट की डिमांड है उसका मोस्टली पार्ट क्या कर रहे हो, आप सप्लाई करवा पा रहे हो। तो मार्केट शेयर आपका ज़्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। कॉम्पिटिटर की जो साइज या इंपॉर्टेंस है आपको पता है कि आपसे कम है। आपके पास कमर्शियल एडवांटेज है, आपके पास वर्टिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है। आप जो बैरियर की बात कर रहे हो तो वो आपके ऊपर नहीं है। जनरली जो बैरियर है वो बाकी कंपनीज के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप मोनोपोली गेन कर रहे हो। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट आ गए जो कि डोमिनेंट पोजीशन को बताते हैं, जो कि हम फैक्टर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मीनिंग में ये दे रखा है, डोमिनेंट पोजीशन मीन्स ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise in the relevant market in India, which enables it to operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस रेलिवेंट मार्केट में प्रिवेल कर गए, रेलिवेंट मतलब आपसे रिलेटेड, आप एक एंटरप्राइज हो जिस मार्केट में हो, तो उसमें आपकी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस भी होंगी, यानी कॉम्पिटिटिव बिजनेस भी होंगे, कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। उससे आप अलग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, यानी उनसे आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, उनको अफेक्ट कर रहे हो, अफेक्ट इट्स कंपिटिटर अपने फेवर में। तो आपको पता है कि कंपिटिटर का नुकसान हो रहा है और आपका फायदा हो रहा है। नुकसान का इन द सेंस किसका मतलब क्या है, कि लोग उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अब्यूज नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर क्या है, पिछड़ रहा है हमसे और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और कंज्यूमर कंज्यूमर को अफेक्ट कर रहा है या रेलिवेंट मार्केट को अफेक्ट कर रहा है अपने फेवर में। तो कंज्यूमर को अफेक्ट करने का मतलब है कि कंज्यूमर आपके फेवर में आ रहे हैं। ओके, आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, ठीक, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ये आ गया। तो फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग डोमिनेंट पोजीशन, मार्केट शेयर आपका बहुत बड़ा है, साइज एंड रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर, जैसे एप्पल की बात करूंगा, या इंडियन कंटेक्स्ट में आपको पता है कि जैसे आप मोबाइल कंपनीज में जियो सिम की बात करेंगे, या मोबाइल फ़ोन में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि एप्पल का शेयर है, सैमसंग का शेयर है, तो बहुत बड़ा है। उसके बाद आपको पता है कि छोटे छोटे कॉम्पिटिटर आते हैं, वो छोटे छोटे प्राइस सेगमेंट में आते हैं। एप्पल का अपना एक प्राइस सेगमेंट है। तो साइज एंड रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेजेस ओवर कंपिटिटर, तो आपको कमर्शियल एडवांटेजेस ज्यादा मिल रहे हैं, इकोनॉमिक पावर है आपका। वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइज, तो इसका मतलब क्या है कि आप मैन्युफैक्चर हो। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे होलसेलर हैं जो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या, होलसेलर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से वो कंज्यूमर के पास आ रहा है, कंज्यूमर आप पे डिपेंड हो रहा है, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड हो रहा है। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोल रहे हैं, कि होलसेलर को बोल रहे हैं यार वही प्रोडक्ट दो जो कि उस मैन्युफैक्चरर ने बनाया था। तो होलसेलर क्या करेगा, उस मैन्युफैक्चर से ही प्रोडक्ट खरीदेगा या बनवाएगा, जनरली ये पार्ट आ जाएगा। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन आपका बहुत ज़्यादा है। आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, सर्विस नेटवर्क अच्छा है। आप देखो, कई मोबाइल कंपनीज होती है वो टिक नहीं पाती, जैसे मेरे पास क्या है, एली मोबाइल है, यानी ली टू नाम से मोबाइल पड़ा है एक पुराना। तो अब उसकी आफ्टर सेल सर्विस थी नहीं, क्योंकि वो भग गई। मेड इन चाइना कंपनी थी, वो इतनी चली नहीं, शुरू में चली एक दो साल, फिर उसके बाद भग गई, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी थी ही नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे सैमसंग, ठीक है, एप्पल की बोलूंगा, तो उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी होगी। ठीक है, कस्टमर को बिल्कुल परफेक्ट ढंग से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बाकी सारी कंपनीज में जैसे मैं बोलूंगा, देखो ओप्पो वीवो भी चल रही है तो प्रोवाइड कर रही है। अभी देखो रियलमी का नाम आपका आ रहा है। मोबाइल गेमिंग, मोबाइल आजकल गेमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनके ये हैंडसेट निकाल रही है, 5G भी निकालेगी, 4G भी निकाल रही है, निकले ही हुए हैं। पर आपको पता है कि कभी न कभी इनकी आफ्टर सेल सर्विस क्या पता इतनी अच्छी नहीं हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो क्या पता ये आउट ऑफ मार्केट हो जाए थोड़े समय बाद। वैसे माइक्रोमैक्स का भी हाल यही हुआ था, आपको पता है। तो वो भी एक तरीके से आउट ऑफ मार्केट हो गया, लेकिन वापस आ गया, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा भी बीच में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, उसका लोगों ने इंडिया चाइना के बीच में वो हो रहा था ना डिस्प्यूट, तो उसकी वजह से मेड इन चाइना लोगों ने लेना बंद कर दिया, तो माइक्रोमैक्स उठ के आ गया। लेकिन आपको पता है कि फिर भी लोग क्या करेंगे, ओप्पो वीवो या जो भी इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनके हिसाब से क्या होती है, कॉस्ट कम आती है और क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट भी थोड़े सही आते हैं। ठीक। सिक्स क्या आ गया, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द एंटरप्राइज।
वैसे ही कंज्यूमर की डिपेंडेंस है एंटरप्राइज पे, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, क्योंकि वो कंज्यूमर को अफेक्ट कर पा रहा है, कंज्यूमर उसके फेवर में है। मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन वेदर एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एनी स्टैच्यू और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अदरवाइज। तो इसका मतलब क्या है, आपकी मोनोपोली है या आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, किसकी वजह से? क्योंकि वो किसी लीगल या लॉ की वजह से हो रही है, या किसी गवर्नमेंट कंपनी, आप कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, तो आपका ही बोलबाला है। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात करूं, तो आपको पता है कि आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो किसकी है? गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज है या गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसी की मोनोपोली एक तरीके से। ओके। वैसे एंट्री बैरियर इंक्लूड बैरियर सच एस रेगुलेटरी बैरियर्स, फाइनेंशियल रिस्क, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ एंट्री, मार्केट एंट्री बैरियर्स, टेक्निकल एंट्री बैरियर्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पा रहे हो, जो कि मैंने इकोनॉमिक्स में आपको बताया था। आप डिस इकोनॉमी की पोजीशन पे नहीं हो। हाई कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स और सर्विस फॉर कंज्यूमर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी हाई कॉस्ट लग रही है, अगर आपके एंट्री बैरियर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उस केस में आपकी डोमिनेंट पोजीशन नहीं होगी। लेकिन जहां पे आपको पता है कि और कोई एंटर नहीं कर पा रहा, लेकिन आप काम कर रहे हो आराम से, क्योंकि आपकी मोनोपोली है। और बाकी सबके लिए तो एंट्री बैरियर लगे हुए हैं, रेगुलेटरी बैरियर, फाइनेंशियल रिस्क उनकी ज़्यादा है, हाई कैपिटल कॉस्ट हो रही है, तो इस केस में आपको पता है कि उनकी डोमिनेंट पोजीशन नहीं होगी। लेकिन हमारी तो डोमिनेंट पोजीशन होगी, क्योंकि हम इस सबसे ओवरकम कर गए। ओके। काउंटर वेलिंग बाइंग पावर, तो आपको पता है कि जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, आपको पता है कि काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी होती है, वैसे ही काउंटर वेलिंग बाइंग पावर नाम आया। काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी क्या होती है? एक तरीके से कि जब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें पता है कि इंपोर्ट को रोकने के लिए, क्योंकि सस्ता आता है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी कि अगर बाहर से इंपोर्ट करोगे तो ड्यूटी लगाएंगे। इससे अच्छा क्या करेंगे, हम इंडिया से ही खरीदेंगे, क्योंकि बाहर से क्या है, इंपोर्ट करने पर माल तो सस्ता आ रहा है, लेकिन उसके साथ ड्यूटी लग के आ रही है, तो वो कॉस्ट महंगी हो गई, क्या हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। इससे अच्छा तो हम डोमेस्टिक गुड्स खरीदेंगे। तो उसी को कवर करने के लिए इंडिया ने क्या करा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई। वैसे बोल रहा काउंटर वेलिंग बाइंग पावर, आपके पास क्या है, परचेजिंग का पावर है। मैन्युफैक्चर एक तरीके से क्या कर रहा है, उसके पास पावर है, काउंटर वेलिंग बाइंग पावर। वो अपने कंपोनेंट को खरीद रहा है, जिससे तो सामने वाले को अफेक्ट कर सकते हो आप, कि मैं इतने में ही खरीदूंगा, मैं इतने में ही खरीदूंगा, प्राइस पर्टिकुलर मुझे यही चाहिए। तो आपके पास एक काउंटर वेलिंग बाइंग पावर है, जिससे आप सेलर को क्या कर पा रहे हो, अफेक्ट कर पा रहे हो, और सेलर क्या कर रहा है, आपको ही बेच पा रहा है। टेंथ, मार्केट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ मार्केट, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉस्ट, ये भी होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए क्या बोला, रिलेटिव एडवांटेजेस बाय वे of the contribution to economic development by the enterprise enjoying a dominant position having or likely to have appreciable adverse effect on competition। ठीक। और बोल रहा है एनी अदर फैक्टर विद द कमीशन में कंसिडर रेलिवेंट फॉर द इंक्वायरी। तो ये बोल रहा है कि रेलिवेंट एडवांटेज बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द एंटरप्राइज एंजॉइंग ए डोमिनेंट पोजीशन हैविंग और लाइकली टू हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो जनरली उसका एईसी आ सकता है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली उसको रिलेटिव एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर ही रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर ही रही है, और कुछ क्या कर रही है, सोशल एडवांटेजेस भी, एक तरीके से सोशल ऑब्लिगेशन भी अपनी पूरी कर रही है, सोशल कॉस्ट भी पूरी कर रही है। जैसे आपको पता है कि टाटा अभी कोविड के केस में आपको पता है कि उसने कितने सारे बेड या कितना अमाउंट दान में दिया, तो उनकी एक सोशल ऑब्लिगेशन भी बन गई। तो आपको पता है कि उनकी एक डोमिनेंट पोजीशन आ सकती है, ठीक है। पर वो उस डोमिनेंट पोजीशन को अगर अब्यूज करते हैं, तो किस वे में करेंगे, या तो प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस या एक्सेसिव प्राइसेस रखेंगे, या मार्केट एक्सेस का डिनाइल करेंगे। इसका मतलब सामने वाले को रोकेंगे मार्केट एक्सेस करने से, या मान के चलिए कि एक जो सप्लायर है वो सामने वाले सेलर को क्या बोलेगा कि आपको इसी मार्केट में बेचना है, दूसरे मार्केट में आप नहीं बेच सकते, क्योंकि हम दूसरों को भी बेचते हैं, वो दूसरे मार्केट में बेचते हैं, तो उससे एक तरीके से अफेक्ट होता है बिजनेस। तो आपको पर्टिकुलर इस मार्केट में बेचना है और दूसरों को बोल दिया कि आपको इसी मार्केट में बेचना है, ठीक है। या ऐसे बोल दिया कि आपको जो भी हम पार्ट्स दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप मैन्युफैक्चर करोगे, उसको आगे आप रीसेल नहीं करोगे। इस तरीके से डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज भी किया जा सकता है। तो देखिए एक्सप्लॉयटेटिव हो गया, एक्सेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग बोलते हैं जिसको, और एक्सक्लूजनरी मतलब डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस। आप मार्केट एक्सेस कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको डिनाइल कर रहा है, मतलब एग्रीमेंट में बोल रहा है कि आपको इस मार्केट तक पकड़ नहीं बनानी, आपको इसी मार्केट में काम करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में क्या दे रखा है, डोमिनेंस इज नॉट कंसीडर्ड, एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा सही कर लूं, अब ठीक है। डोमिनेंस इज नॉट कंसीडर्ड बैड पर से बट इट्स एब्यूज। तो ये बोला डोमिनेंस जब भी होती है उसको कभी भी बैड नहीं बोला जाता इटसेल्फ, लेकिन जो उस पर अब्यूज किया जाता है, यानी उसका गलत यूज किया जाता है एंटरप्राइज द्वारा, तो वो डोमिनेंट पोजीशन को यूज कैसे करेगी, गलत यूज, एक्सप्लॉयटेटिव वे में और एक्सक्लूजनरी वे में, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है एब्यूज इज स्टेटेड टू अकर व्हेन एंटरप्राइज और ए ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द रेलेवेंट मार्केट इन एन एक्सक्लूजनरी
और एंड एन एक्सप्लॉयटेटिव मैनर। देखिए यहाँ पे ग्रुप आएगा, ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, तो इसमें क्या है, दो या उससे ज्यादा एंटरप्राइज जिसने सामने वाले एंटरप्राइज का 26% या उससे ज्यादा का हिस्सा ले रखा है, या आधे से ज्यादा, आधे या उससे ज्यादा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे उसको अपॉइंट करने का इनके पास राइट है, या मैनेजमेंट या कंट्रोल करने का राइट इनके पास है, तो उसे बोला जाएगा ग्रुप। मैंने क्या बोला, दो या उससे ज्यादा एंटरप्राइज द्वारा, जैसे ए, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये तीनों मिला के क्या करते हैं, डी पे डोमिनेंस दिखा सकती है, डी लिमिटेड पे, तो वो ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज आएगा। ये ग्रुप भी आगे मैंने कवर किया, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, व्हेन, कब होती है, देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली imposes unfair or discriminatory condition in purchase or sale of goods or services or price in purchase or sale of goods or services including predatory price। देखिए कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इसकी बात कर रहा है, तो क्या कर दिया, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन डाल दी गई कि गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे उसमें कुछ अनफेयर कंडीशन डाल दी गई। देखिए मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना, जानबूझ के बोल दिया कि अगर आप हमसे गुड्स खरीदेंगे तो उसके साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा जो कि उसके रेलिवेंट है ही नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल में पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के साथ आपको कुछ और दे दिया जो उससे रिलेटेड था ही नहीं। ठीक, अगर मैं बोलूंगा कि लैपटॉप से रिलेटेड आपको दे दिया कि आप ये भी बेचना, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके काम के वो बेच सकते हो, लेकिन आपसे कुछ और दे दिया, आपको मान लो कि उस कंपनी का काम था फर्नीचर का या सेफ बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक सेफ बनाने का, तिजोरी होती है ना, तो आपको क्या बोल दिया कि अगर आप ये लैपटॉप इतने खरीदोगे तो साथ में आपको ये सेफ भी खरीदना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो वो जानबूझ के कंडीशन जोड़ दी गई, तो परचेज या सेल करते समय आपकी कंडीशन जोड़ दी गई, अगर आप सेल करोगे गुड्स या सर्विसेज की तो उस केस में भी कंडीशन कुछ ना कुछ जोड़ दी गई, और प्राइस से रिलेटेड कंडीशन जोड़ दी गई, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे आप बेचोगे, इससे कम पे आप नहीं बेचोगे, तो एक तरीके से पार्ट आ गया। वैसे ही प्रीडेटरी प्राइस का पार्ट भी आ गया। प्रीडेटरी प्राइस मतलब क्या हो गया कि जो कंपटीशन कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स की कॉस्ट है उससे कम पे बेच रहे हैं, तो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, हम अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं और उसको अब्यूज कर रहे हैं। जानबूझ के हम क्या कर रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट है उससे कम में बेच रहे हैं ताकि जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट से साफ हो जाए। लिमिट और रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और मार्केट देयर ऑफ, तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि लिमिट किसको कर रहे हैं, प्रोडक्शन को, यानी सप्लाई की लिमिटेशन कर रहे हैं। हम एक तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और आगे सप्लाई करेंगे तो उसका हम लिमिट कर रहे हैं या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि सामने वाले को एक पर्टिकुलर गुड्स मिल पाए। या हम बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, जैसे आपको पता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो एग्जिस्टिंग होलसेलर्स को ही प्रोवाइड कर रहा है गुड्स, और जो न्यू होलसेलर है उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक तरीके से वो लिमिट कर रहा है कि इनको ही दूंगा लेकिन न्यू वालों को नहीं दूंगा, तो यहाँ पे भी वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। ओके, तो लिमिट और रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और मार्केट देयरफॉर, और टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस टू द प्रेजुडिस ऑफ कंज्यूमर्स। ये आ गया, ये आ गया, कहने का मतलब वही, टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, आपको पता है टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें लिमिट कर रहा है, सामने वाले को बोल रहा है कि आपको अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च का पार्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट का पार्ट कर रहे हो, आपको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, इंडल्जेज इन प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मैनर, और मेक्स कंक्लूजन, देखिए ये वही है कि मार्केट एक्सेस को डिनाइल कर रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिस में ताकि आप मार्केट पे एक्सेस नहीं कर पाओ, ठीक है, तो आपको एक लिमिटेड मार्केट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप डील करोगे और कहीं आप डील नहीं कर पाओगे। मेक्स कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन विच बाय देयर नेचर और अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूज हैव नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको यही बताया कि देखिए साथ जानबूझ के क्या कर रहा है कि आपके साथ जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन भी जोड़ रहा है कि आपको ये भी कवर करनी है, ये भी साथ में पूरी करनी है। जैसे मैंने बोला कि आपने कुछ मेटेरियल खरीदा तो उसके साथ बोला कि आपको दूसरा रॉ मेटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, अगर ये नहीं खरीदोगे तो हम आपको पहला रॉ मेटेरियल देंगे ही नहीं, क्योंकि उस मैन्युफैक्चर की डोमिनेंट पोजीशन है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाकी सारी जगह पे तो क्या होगा, आपको वो मेटेरियल क्वालिटी वाइज मिलेगा भी नहीं, और क्या पता उसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा हो, और क्या पता वो आपके प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो ही नहीं, जिससे दूसरों से आप जिससे खरीदोगे, तो आपको उस मैन्युफैक्चर से ही खरीदना पड़ेगा जिसकी डोमिनेंट पोजीशन है। यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलिवेंट मार्केट टू एंटर इनटू और प्रोटेक्ट अदर रेलिवेंट मार्केट, तो अपनी पोजीशन का यूज करेगा एक रेलिवेंट मार्केट में जिससे वो दूसरे मार्केट में या तो एंटर हो जाए या दूसरे मार्केट में किसी और को एंटर होने ही नहीं दे, एक तरीके से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट अदर रेलिवेंट मार्केट, ये बोल दिया। अब प्रीडेटरी प्राइस मैंने आपको बताई थी, एक बार पढ़ के देख लेना कि जनरली क्या कर रहे हैं, जो भी गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो कंपटीशन को हटाने के लिए, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, ये हो गया जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है उसको भगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी कॉस्ट से कम प्राइस पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइस। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी देखा कि एग्रीमेंट हुआ है
तो उस केस में जब भी वो कॉस्ट को कंसिडर करेगा कि किसी पार्टी ने कॉस्ट क्या मानी है, तो वो कॉस्ट क्या मानेगा इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे मार्जिनल मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन उसके प्रॉक्सी के फॉर्म में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले ली जाएगी। तो कॉस्ट इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट शैल जनरली बी टेकन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज ए प्रॉक्सी फॉर मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट in specific cases for reason to be recorded in writing, the commission may, depending on the nature of industry, market and technology used, consider any other relevant cost concept such as avoidable cost। देखिए avoidable cost क्या होती है, आपको पता है कि एक अनअवॉइडेबल होती है जिसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि आपने मशीन खरीदी, आपने लोन पे लिया, तो उससे उस पर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। आपका बिल्डिंग किराए पे है तो आपको रेंट तो देना पड़ेगा। तो कुछ कॉस्ट क्या होती है, फिक्स। आपने इंश्योरेंस करा रखा है, आपको इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा। और कुछ होगी अवॉइडेबल, जैसे आपको पता है कि जितना आपको मेटेरियल चाहिए उतनी ही कॉस्ट लगेगी, तो मेटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। इसका मतलब जितना आपको मेटेरियल चाहिए उतनी ही कॉस्ट लगेगी। अगर आप बना ही नहीं रहे तो आपको मेटेरियल भी नहीं चाहिए होगा। आपको पता है लेबर, तो आपको पता है कैजुअल लेबर मतलब क्या है, जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए, वरना बाद में आप हटा दोगे, तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट के फॉर्म में हो गया। तो उस केस में बोल रहा है कि provided it in specific cases for reason to be recorded in writing, the commission may, depending on the nature of industry, market, technology, तो उस केस में वो रेलिवेंट कॉस्ट को भी यूज कर सकता है, जिसमें अवॉइडेबल कॉस्ट यूज कर सकता है, लॉन्ग रन एवरेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट को यूज कर सकता है, मार्केट वैल्यू को यूज कर सकता है। ओके, ये पार्ट है। इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ कॉस्ट, द कमीशन और डायरेक्टर जनरल मे टेक द हेल्प ऑफ सूटेबल एक्सपर्ट्स। तो जनरली जो कमीशन है डायरेक्टर जनरल होगा वो सूटेबल एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकता है, यानी जो CA CS है उनकी हेल्प भी ले सकता है, ताकि एक तरीके से पता किया जा सके कि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है या वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी। कभी कभी उन्हें पता नहीं रहता ना, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टर जो भी होते हैं वो एमिनेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उन्हें कॉमर्स की फील्ड की या कॉस्ट की इतनी नॉलेज हो, तो वो एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे ही लेंगे। ओके, ये पार्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद दे रखा है, एक मिनट ड्रिंक कर लूँ ड्रिंक बोल रहा हूँ, पानी पी लूँ। देखिए प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेक्शन 19, इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के खिलाफ क्या प्रोसीजर डील करने का। तो यहाँ पे बोलते हैं इंक्वायरी इन सर्टेन एग्रीमेंट्स, तो सिंपल सिंपल से वर्ड टिपिकल नहीं है। कमीशन में इंक्वायरी इनटू एनी एलिज्ड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 3 and 4 आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कमीशन या तो क्या करेगा, खुद ही एक तरीके से चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा खुद ही, खुद के मोशन पे, खुद को लग रहा होगा गड़बड़ी है जहाँ पे तो चेक कर लेगा, या किसी की इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट होने पर किससे मिलेगी, रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इन सच मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फी एज मे बी डिटरमिन्ड बाय रेगुलेशंस फ्रॉम एनी पर्सन कंज्यूमर और देयर एसोसिएशंस और ट्रेड एसोसिएशन। जिसका मतलब जो भी पर्सन एक तरीके से सामने वाले को, यानी कमीशन को क्या बोलेगा कि सामने वाले ने क्या करा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया है या अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया है जिससे हमें नुकसान हो गया, तो वो पर्सन, वो कंज्यूमर, वो एसोसिएशन या ट्रेड एसोसिएशन क्या कर सकता है, फीस को जमा करा के एक पर्टिकुलर फॉर्म में ये सब कुछ करके कमीशन को इंक्वायरी के लिए बोल सकता है। ए रेफरेंस मेड इट टू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेचुटरी अथॉरिटी, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी अथॉरिटी उस कमीशन को क्या करेगा, रेफरेंस देगा कि आप इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को देखिए, ये हमें लग रहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव है या एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट्यूटरी अथॉरिटी खुद रेफरेंस दे सकती है कमीशन को। ओके, अब सेक्शन 27, ऑर्डर बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, whereafter inquiry the commission find that any agreement referred to in section 3 or action of enterprise in a dominant position is in contravention of section 3 or section 4 as the case may be, it may pass all or any of the following order। तो इस केस में क्या बोल रहा है, कमीशन इंक्वायरी करने के बाद ये ऑर्डर पास कर सकता है। अब क्या ऑर्डर पास करेगा, डायरेक्ट टू डिसकंटिन्यू एंड नॉट टू री एंटर सच एग्रीमेंट। तो इसका मतलब उस एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू कर देगा जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव या डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने वाला है, और बोलेगा कि इस एग्रीमेंट में कंपनीज को, जो भी कंपनीज आपस में जुड़ी हैं उनको री एंटर नहीं होना, और डिसकंटिन्यू सच अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एज द केस में भी, ये आ गया। फिर सेकंड, इम्पोज सच पेनल्टी फॉर नॉन कार्टेल। देखिए कार्टेल को आपको पता है कि एक ग्रुप बन गया, एसोसिएशन बन गया, ट्रेड एसोसिएशन आपको पता है, तो वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड सप्लाई को फिक्स कर लेते हैं, प्राइसेस को फिक्स करते हैं कि इससे कम पे नहीं देना, तो वो तो कार्टेल का पार्ट आ गया। और नॉन कार्टेल का मतलब क्या हो गया कि ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, आपस में मैन्युफैक्चरर ने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन उनका कोई कार्टेल थोड़ी बना। लेकिन कार्टेल का तो मतलब क्या हो गया कि दो या उससे ज़्यादा पर्सन आपस में मिलकर एसोसिएशन बना लेते हैं,
एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो कार्टेल का पार्ट आ गया, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे तो देखो ए ने बी, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरर के साथ, मैन्युफैक्चरर ने वर्टिकल कर लिया किसके साथ, होलसेलर के साथ, या हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर के साथ कर लिया एग्रीमेंट, ये पार्ट हो गया, तो वो नॉन कार्टेल है। तो उस केस में देखो पेनल्टी कितनी लगी, नॉट एक्सीडिंग, क्योंकि पेनल्टी क्यों लगेगी, क्योंकि कमीशन ने ऑर्डर दे दिया एक तरीके से कि इसको डिसकंटिन्यू करना है, या जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका अब्यूज किया गया है, तो उस केस में इसको डिसकंटिन्यू करना है, तो उस केस में वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है। अब क्या पेनल्टी इंपोज करेगा, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द एवरेज ऑफ द टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसका एवरेज निकालो, उसका 10% तक पेनल्टी लगेगी, नॉट एक्सीडिंग 10%, तो 10% तक की लगेगी, अपॉन ईच ऑफ सच पर्सन और एंटरप्राइजेस विच आर पार्टी टू सच एग्रीमेंट और अब्यूज, जिन्होंने एक तरीके से इसका अब्यूज किया है या जो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की पार्टीज थी, ठीक। इम्पोज सच पेनल्टी फॉर कार्टेल, अब कार्टेल के लिए क्या बोल दिया, हायर ऑफ, कार्टेल में हायर है, दोनों में से जो हायर हो, पहला क्या है, पेनल्टी ऑफ अप टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर ईच ईयर ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ सच एग्रीमेंट। तो बोल रहा है कि जब ये एग्रीमेंट कंटिन्यू था तो हर साल जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना पेनल्टी, या तो ये, या 10% ऑफ इट्स टर्नओवर फॉर ईच ईयर ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ सच एग्रीमेंट, जो ये एग्रीमेंट चल रहा था उसके हर साल की सेल्स का 10%, तो प्रॉफिट का देखो 3 गुना तक पेनल्टी, या सेल का 10%, दोनों में से जो हायर हो वो पेनल्टी लगेगी, दोनों में से जो हायर हो। फोर, डायरेक्ट दैट द एग्रीमेंट, अब देखो जरूरी नहीं कि वो डिसकंटिन्यू करेगा या बोलेगा कि एग्रीमेंट को आपको क्या करना है, उसमें री एंटर नहीं होना, ऐसा भी हो सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, क्या कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, तो कमीशन की मर्जी है, कमीशन चाहे तो, कमीशन मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट दैट द एग्रीमेंट शैल स्टैंड मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, ओके। अब सेक्शन 28 की बात कर रहा है, देखिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इसमें पॉइंट ऐसे दे रखे हैं, अब इतने सारे हैं तो कवर तो करने ही पड़ेंगे। तो अब देखिए वैसे तो क्या है कि मेरे हिसाब से जल्दी हो जाएगा, ज्यादा पार्ट आपका लगेगा नहीं, यानी 1 घंटे की वीडियो में आपका हो जाएगा वैसे पार्ट, क्योंकि मैंने कुछ और भी चीज इसमें ऐड कर ली, मुझे जहां जहां लगता है कि ऐड कर देनी चाहिए तो मैं ऐड कर देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन। देखो यहाँ बोल रहा है कमीशन में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। देखिए ये क्यों आता है टर्म, क्योंकि आपको पता है कि अगर दूसरे एक्ट में इससे रिलेटेड प्रोविजन है तो पहले वो प्रिवेल करेंगे ना, क्या करेंगे, वो प्रिवेल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ट्रेडमार्क एक्ट है, आपको पता है कि पेटेंट से रिलेटेड एक्ट बताया, वैसे आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला था जहाँ पे हमने बताया था ना कि वो एक्सक्लूड होंगे, कहने का मतलब वो कंपटीशन एक्ट में नहीं आएंगे, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, वो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, वहां पे आप अब्यूज नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने उनके अकॉर्डिंग प्रोविजंस को फॉलो किया है। तभी यहाँ पे बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, तो उस केस में बोल रहा है कमीशन बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन टू एंश्योर दैट such enterprise does not abuse its dominant position. The order may provide for all or any of the following matters namely, तो वो एंटरप्राइजेस का क्या कर देगा, डिवीजन कर देगा जिससे वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज ना करे। तो ऑर्डर में क्या आएगा, ट्रांसफर और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन ये होगा, द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आइदर बाय डिस्चार्ज और रिडक्शन ऑफ एनी लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन और अदरवाइज, तो कुछ लाइबिलिटीज का क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज या रिडक्शन कर देगा। द क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ एनी शेयर, स्टॉक और सिक्योरिटी, सिंपल सा पार्ट है, शेयर्स क्रिएट करेंगे, एक तरीके इशू करेंगे, अलॉट करेंगे, सरेंडर भी करवा सकता है, कैंसिल भी करवा सकता है। फॉर्मेशन और वाइंडिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, या तो एक एंटरप्राइज बनवाएगा या वाइंडिंग अप करवा देगा, और द अमेंडमेंट ऑफ एमओए और एओए और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। कंपनी का आपको पता है कि एमओए चार्टर होता है, आर्टिकल एक तरीके से किसकी बात बताएगा, आपके इंटरनल रूल्स रेगुलेशन उसकी बात बताएगा, ओके। तो ये एक तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। द एक्सटेंट टू विच द सर्कमस्टेंसेज इन विच द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर अफेक्टिंग एन एंटरप्राइज मे बी अल्टर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड द रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ। तो ये बोल रहा है कि जिसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जिस हद तक या जिस सर्कमस्टेंसेज तक, परिस्थितियों तक एंटरप्राइज क्या कर सकता है, एंटरप्राइज की जो भी हम बोल सकते हैं कि रेगुलेशन थे, रूल से, उसको अल्टर किया जा सकता है, या जो भी उसका रजिस्ट्रेशन है उसको भी अल्टर किया जा सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो कंडीशन थी उसको अल्टरेशन किया जा सकता है। एनी अदर मैटर विच में भी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी अदर मैटर है जिसमें एक तरीके से एंटरप्राइज का डिवीजन करना जरूरी है, वो भी इसमें जोड़ा जा सकता है। मिनिमम साइज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर रेगुलेशन, देखो कॉम्बिनेशन की जब भी बात करता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई मर्जर, अमालगमेशन, जहां पे क्या हो रहा है कि एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को खरीद रहा है, एक एक्वायरर होगा आपको पता है, और दूसरा क्या होगा, टारगेट कंपनी हो सकती है, ऐसे मान के चलिए,
देखिए वैसे तो आपने होल्डिंग, सब्सिडरी ऐसे पार्ट कवर किया, आपने अमालगमेशन कवर किया, तो एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है, एक अमालगमेटिंग, एक अमालगमेटेड होता है, आपको पता है। तो देखिए एक्वायरर मान के चलिए कि ए ने क्या कर दिया, बी कंपनी को खरीद लिया, बी कंपनी जो टारगेट कंपनी है उसको अपने अंडर में ले लिया, तो वो क्या हो गया, मर्जर का पार्ट हो गया, आपको पता है, यानी अमालगमेशन का पार्ट हो गया कि सामने वाले को उसने क्या कर दिया, अपने अंडर में ले लिया। तो कॉम्बिनेशन इज एन एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइज बाय वन और मोर पर्सन्स by merger or amalgamation of enterprises if it meets the prescribed monetary threshold and involves। अगर ये prescribed monetary threshold कवर करता है तब जाके कंपटीशन एक्ट में कॉम्बिनेशन फॉर रेगुलेशन नाम से आता है, यानी कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब प्रेस्क्राइब्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्या है वो तो आपको नीचे अभी पता चल जाएगा इस वाले पार्ट में, ओके। लेकिन देखिए कॉम्बिनेशन क्यों आया, क्योंकि जनरली क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जब भी ये कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर और एक्विजिशन से रिलेटेड कंपनी ट्रांजेक्शन करेगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा। तो यही एक तरीके से कॉम्बिनेशन फॉर रेगुलेशन का पार्ट आ गया। तो यहाँ पे तभी मिनिमम साइज है, लेकिन ये क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे। अब वो किसको बताना पड़ेगा, जो इस कॉम्बिनेशन में है, मतलब एक्वायरर कंपनी, टारगेट कंपनी, तो आपको पता है कि उनको बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, सीसीआई को बताना पड़ेगा। अगर बी ए में मिल गई तो आपको पता है कि बी ए में मिल गई, अब ए को क्या करना पड़ेगा, सीसीआई को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वैसे ही और भी कोई ट्रांजेक्शन होंगे तो सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल दिया। ए कॉम्बिनेशन इज एन एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइज बाय वन और मोर पर्सन, मर्जर और अमालगमेशन ऑफ एंटरप्राइजेस if it meets the prescribed monetary threshold and involves any acquisition of control, shares, voting rights or asset of any enterprise। आ गया, any acquisition of control by a person over an enterprise where such person already has direct or indirect control over another enterprise in a similar business। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक पर्सन ने क्या कर दिया, दूसरे एंटरप्राइज पे कंट्रोल कर दिया, वेयर सच पर्सन ऑलरेडी हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज इन ए सिमिलर बिजनेस। जहाँ पे उस पर्सन का पहले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल था, आपने उस पर्सन को भी अपने अंडर में ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे ए ने क्या कर दिया, बी के वोटिंग राइट ले लिए, और आपको पता है कि बी के पास सी के थे। तो ये आपने होल्डिंग सब्सिडी वाले केस में कवर किया था, तो इसलिए मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत बार कवर कर लिया ये। एनी मर्जर और अमालगमेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, ये पार्ट आ गया। पॉइंट टू बी नोटेड, combination above the defined monetary threshold requires filing and prior approval of the CCI आ गया before they can be made effective। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मर्जर का पार्ट आएगा तो मर्जर को इफेक्टिव होने के लिए या अमालगमेशन को इफेक्टिव होने के लिए सीसीआई की प्रायर अप्रूवल जरूरी है, यानी कमीशन की प्रायर अप्रूवल जरूरी है। सीसीआई के पास पावर है कि वो कॉम्बिनेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, मर्जर किया गया है, कि बी कंपनी ए में मिल गई, वो सही है या नहीं है। या ए बी सी एक कंपनी थी, उन्होंने क्या कर दिया, जो ग्रुप कंपनी थी, क्या थी, ग्रुप कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि दो या उससे ज्यादा एंटरप्राइज ग्रुप कंपनी में आते हैं, उन्होंने डी को ले लिया, डी को टेक ओवर कर लिया। तो इस केस में बोल रहा है कि जो सीसीआई है वो इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद वो चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है, यानी उसको लग रहा है कि कुछ कंडीशन सही नहीं है, कुछ रूल्स सही फॉलो नहीं किए गए, तो उनको मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा। अगर उसको लग रहा है कि ज्यादा गड़बड़ है तो रिजेक्ट भी कर सकता है। सेपरेट प्रोविजन एग्जिस्ट इन केस ऑफ एक्विजिशन pursuant to लोन और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक्स और वेंचर कैपिटल फंड्स। तो ये बोल रहा है कि देखिए ये तो अलग प्रोविजन है, ये तो मर्जर का है, लेकिन इसके अलावा लोन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रिलेटेड हो गया, बैंक्स या वेंचर कैपिटल फंड से रिलेटेड हो गया, तो उस केस में बोल रहा है कि अलग से भी प्रोविजन है। इन प्रोविजंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि कॉम्बिनेशन का तो अलग प्रोविजन है और बाकी सारे प्रोविजन अलग है। द सीसीआई मस्ट बी नोटिफाइड विद इन 30 डे ऑफ द ट्रिगर इवेंट ऑफ सच कॉम्बिनेशन। देखिए क्या बोल रहा है, सीसीआई को नोटिफाई हो जाना चाहिए कितना, 30 दिन के अंदर, किसके, ट्रिगर इवेंट होने की। अब ट्रिगर इवेंट क्या है, तो ये बता रखा है कि कॉम्बिनेशन में ट्रिगर इवेंट किसे कहा जाता है, बोर्ड अप्रूवल ऑफ द एंटरप्राइज इन केस ऑफ प्रपोज मर्जर और अमालगमेशन, ओके, और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ प्रपोज्ड एक्विजिशन। तो देखिए यहाँ पे ये मर्जर की ही बात कर रहा है कि जब प्रपोज मर्जर या अमालगमेशन हुआ तो बोर्ड ने अप्रूवल दी, तो बोर्ड की अप्रूवल देते ही वो ट्रिगर इवेंट हो गया, उसके 30 दिन के अंदर सीसीआई कमीशन को पता चल जाना चाहिए, या किसी एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन या अदर डॉक्यूमेंट का, किसके केस में, प्रपोज्ड एक्विजिशन के केस में। तो जब सामने वाली कंपनी क्या कर रही है, किसी दूसरी कंपनी को, सामने वाली कंपनी को आप खरीद रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट अराइज हुए, जो भी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से ही वो ट्रिगर इवेंट हो जाता है, और उस केस में आपको 30 दिन के अंदर कमीशन को बताना पड़ता है। एक तरीके से आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए, तभी जाके आप नोटिफाई हो पाओगे और तभी जाके आप क्या करोगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन आगे कर सकते हो, जब तक कि सीसीआई अप्रूवल नहीं दे देता। ओके, इसमें यही दे रखा है।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल लिमिट गिवन इन द एक्ट फॉर एसेट वाज 1000 करोड़ एंड टर्नओवर वाज 3000 करोड़। देखिए यार ना, ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपने अंडर में ले लिया तो उसका मतलब क्या हो गया कि बी लिमिटेड की एसेट्स भी आएगी, लाइबिलिटीज भी आएगी। तो टोटल मिला के जो असेट्स हैं वो इनिशियल लिमिट शुरू में 1000 करोड़ की थी और टर्नओवर 3000 करोड़। अगर इससे ऊपर 1000 करोड़ थ्रेशोल्ड है, तो अगर आपको पता है कि इससे ऊपर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, एसेट से रिलेटेड इतनी ऊपर हो जाती है, टर्नओवर इससे ऊपर हो जाता है, तो उस केस में सीसीआई की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बोल रहा है सीसीआई को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो वो यही दे रखी है, पर ये पुरानी थी। फिर बोल दिया कि थ्रेशोल्ड लिमिट को रेज कर दिया गया था 50%, मतलब 1000 की जगह 1500, 3000 की जगह 4500, 4 मार्च 11 को। फिर उसके बाद 100% बढ़ा दिया, मतलब इसका डबल कर दिया। तो देखिए अब डबल क्या है, 2000 करोड़, और 3 का डबल है 6000 करोड़। अभी देखिए और भी है, ये जनरली जो मैंने बताया वो इंडिविजुअल केस में बताया। कह रहा है वाया नोटिफिकेशन डेटेड 4 मार्च 16। तो वो क्या कर दिया गया, डबल बढ़ा दिया गया, 1000 की जगह 2000 और 3000 की जगह 6000 कर दिया गया। अब देखिए अगर ऑपरेशन आपके इंडिया में ही, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ऑपरेशन आपके हैं इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह, ओके, तो बोल रहा है कि इंडिया में ऑपरेशन है। ये बार बार ऊपर क्यों जा रहा है, कोई बात नहीं। देखिए बोल रहा है ऑपरेशन इंडिया में ही है, और यहाँ पे बोल दिया ऑपरेशन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया है। अगर इंडिविजुअल की बात कर रहा है और ग्रुप की बात कर रहा है, देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि बी ए में मिल गई, तो किसने, ए ने एक्वायर किया है, क्या करा है, ए ने एक्वायर किया है, और ये क्या हो गई, टारगेट हो गई। तो आपको पता है कि इस केस में ग्रुप नहीं है, ए इंडिविजुअल है जिसने बी को टेक ओवर किया है, ओके। लेकिन आपको पता है कि अगर ए बी सी यानी दो या उससे ज्यादा एंटरप्राइज है, मान के चलिए ए बी सी ये 3 एंटरप्राइज है, जो दो या उससे ज्यादा है, अगर उन्होंने डी जो टारगेट कंपनी है उसको टेक ओवर कर लिया, तो उस केस में आपको पता है कि ये ग्रुप एक्वायरर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ग्रुप एक्वायरर हो जाएंगे, और ये टारगेट कंपनी हो जाएगी डी। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नो ग्रुप का मतलब अगर एक इंडिविजुअल है जैसे ए, अगर वो बी को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है, तो उस केस में उसकी जो टोटल असेट मिला के है वो कितनी होनी चाहिए, 2000 करोड़, और टर्नओवर 6000 करोड़, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर ग्रुप की बात कर रहा है तो उसमें थोड़ा पार्ट ज्यादा हो जाता है, तो उसमें देखिए आपका क्या हो गया, 4 गुना हो गया इसका। याद रखना इसका 4 गुना, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रखा, क्योंकि आपने सिर्फ 2000 और 6000 याद रखा। एसेट 2000, टर्नओवर 6000, तो उसका 4 गुना 4 टाइम्स 8000 करोड़ और 24000 करोड़, ये हो गया। फिर देखिए बोल दिया इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया में आपके ऑपरेशन है, तो उस केस में बिलियन का पार्ट भी आएगा। अगर देखिए बोल रहा है कि उस केस में आपकी एसेट इंडिया में कितनी होनी चाहिए, याद रखना, ऑपरेशन तो आपका इंडिया में और इंडिया के बाहर है, लेकिन जो आपकी एसेट्स है वो इंडिया में टोटल कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, नो ग्रुप, अगर आप इंडिविजुअल एक्वायरर हो, तो उस केस में $1 बिलियन, $1 बिलियन में आपको पता है 1000 मिलियन होते हैं, कितने होते हैं, 1000 मिलियन। जैसे देखिए टर्नओवर की याद कर रहा है, तो टर्नओवर में देखो इंडिया में टोटल टर्नओवर आपका होना चाहिए $3 बिलियन, मतलब 3000 मिलियन, 3000 मिलियन। तो 1000 मिलियन डॉलर या $1 बिलियन बोल सकते हो, जिसमें इंक्लूडिंग क्या बोल रहा है कि इंडियन रुपीज में 1000 करोड़ होने चाहिए। वैसे देखिए $3 बिलियन की बात कर रहा है, यानी 3000 मिलियन की बात कर रहा है, मिलियन एम की बात कर रहा हूँ, मिलियन, ठीक है, इंक्लूडिंग रुपीज 3000 करोड़। तो इंडियन रुपीज में 3000 करोड़ का टर्नओवर इसमें इंक्लूडिंग होना चाहिए। और देखिए अगर ग्रुप की बात करता है यानी ग्रुप एक्वायरर है, तो उस केस में आपको पता है कि टोटल मिला के एबीसीडी का मिला के टोटल $4 बोल रहा हूँ, $4 बिलियन, ओके, इंक्लूडिंग 1000 करोड़। वैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, $12 बिलियन इंक्लूडिंग 3000 करोड़। तो देखो एक का 3 गुना हो जाएगा, या सॉरी एक का 4 गुना ही बोल दें, और 3 का 4 गुना बोल दें, ये सबसे सही रहेगा। तो आपको पता है कि 2 का 4 गुना 4 टाइम्स, 6 का 4 गुना 4 टाइम्स, वैसे ही 1 का 4 गुना, वैसे ही 3 का 4 गुना, तो आपको पता है कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिए 2000 और 6000 याद रखिए, नो ग्रुप, अगर इंडिया में ऑपरेशन है, इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, और इंडिविजुअल है, तो तब आपको पता है कि 1 बिलियन 3 बिलियन, इस तरीके से याद रखिए। डॉलर, डॉलर याद रखना, डॉलर, तो उस केस में आपको पता है कि वो उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 1000 और 3000 तो सेम ही रहेगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। एंड एनी कॉम्बिनेशन विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन मार्केट इन इंडिया इज वॉइड। तो आपको पता है कि वो प्रोहिबिट है वैसे भी कॉम्पिटिशन एक्ट में, तो जो भी एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का पार्ट बन रहा है उसको इंडिया में क्या बोला जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको हमेशा वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब देखिए एग्जेम्प्टेड एक्विजिशन की बात कर रहा है, तो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में इन कंपनीज को एग्जाम बता रखा है जिनका एसेट या टर्नओवर इस प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट हेयर बाय एग्जाम एन एक्वायर्ड एंटरप्राइजेस फ्रॉम सेक्शन 5 फॉर 5 years इफ इट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग टू थ्रेशोल्ड। तो देखिए 4 मार्च 2011 ओल्ड लिमिट थी, जिसमें क्या बोल दिया कि एसेट आपकी 250 करोड़ या इससे कम होनी चाहिए,
इंडिया में, और टर्नओवर 750 करोड़ इससे कम होना चाहिए। लेकिन 4 मार्च 16 से ये हो गया है आपका एसेट 350 करोड़, एसेट 350 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए, और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। याद रखना कि आपको मैंने बोला कि 5 साल तक के लिए एक तरीके से एग्जाम्पशन दी गई है, तो पहले ये दी गई थी, फिर जैसे न्यू लिमिट आ गई तो आप 4 मार्च 16 से क्या बोलोगे सर, 4 मार्च 21 तक, ये बोलोगे। लेकिन अभी मैंने नेट पे गूगल पे सर्च किया तो इसमें शायद कोविड वोविड की वजह से या थोड़ा बढ़ा दिया गया होगा, तो मैंने देखा कि 22 मार्च 2022 तक था ये, या समथिंग 19 मार्च 2022 तक था। एक बार आप नेट पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा 19 मार्च 2022 तक समथिंग ये बढ़ा दिया गया है। तो वैसे तो क्या लग रहा था 17, 18, 19, 20, 21 5 साल तक, लेकिन ये 19 मार्च 22 तक ये कर दिया गया। ओके, कि इस केस में अगर इसमें हो तो आपको सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मर्जर कर रहे हो तो उस केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वर्ड आ गया ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट hereby exempt एन एक्वायर्ड एंटरप्राइज फ्रॉम सेक्शन 5 फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए एग्जाम किया गया है। तो वैसे तो 21 तक आता, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार नेट पे देखा तो मुझे पता चला कि 19 मार्च 22 लिखा हुआ है। फिर भी एक बार आप चेक करके देख लेना। अब देखिए ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि ग्रुप में 2 या उससे ज्यादा एंटरप्राइज होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी पोजीशन में है कि जिससे वो सामने वाले एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज के 26% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट लेके बैठे हैं, या उस अदर एंटरप्राइज के आधे या उससे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, या उस जो अदर एंटरप्राइज है उसके मैनेजमेंट या अफेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है एक्सरसाइज 26% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट इन द अदर एंटरप्राइज। ऐसे बोल सकते हैं ना, देखो जैसे मैंने बताया एबीसी ये ग्रुप कंपनी है, 2 या उससे ज्यादा एंटरप्राइज, तो आपको बताया कि एबीसी 3 हो गए, उन्होंने क्या कर रखा है, डी को एक्वायर किया। तो इस केस में आपको पता है कि वो टोटल मिला के देखो ए बी सी ये ग्रुप कंपनी हो गई, जो क्या कर रही है, एक्सरसाइज 26% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट इन अदर एंटरप्राइज। तो एक तरीके 26% है उससे ज्यादा राइट लेके बैठी है। अपॉइंट मोर देन हाफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द अदर एंटरप्राइज, और कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द अदर एंटरप्राइज। तो वो ग्रुप आ गई, वो ग्रुप कंपनी हो गई। एग्जेम्प्टेड ग्रुप, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट had exempted the group exercising less than 50% of voting right in other enterprise from the provision of section 5 of the said act for a period of 5 years via notification dated 4th March 2011। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया, जब भी ग्रुप की बात करी तो उसमें क्या बोल दिया, जिनके पास 50% से कम वोटिंग राइट है अदर एंटरप्राइज में, तो उस केस में वो सेक्शन 5 की कंडीशन से मुक्त हो जाते हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, जो कि 4 मार्च 11 को नोटिफाई किया गया था। दिस एग्जाम्पशन हैज बीन रिन्यूड फॉर अनदर 5 ईयर विद द इफेक्ट फ्रॉम 4th मार्च 16। अब देखो इसको रिन्यू भी कर दिया, तो इसका मतलब पहले 5 साल दे दी, फिर उसके बाद और 5 साल दे दी गई है, और 5 साल दे दिया गया है। सेक्शन 6 रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सीसीआई रेगुलेशन 2011। तो देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि प्रोसेस फॉर फाइलिंग नोटिस विद सीसीआई, कि कैसे आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नोटिस फाइल कर सकते हैं। अब देखिए नोटिस कौन फाइल करेगा, आपको पता है कि जो कॉम्बिनेशन कर रहा है, मर्जर एंड अमालगमेशन कर रहा है, तो जैसे उनका ट्रिगर इवेंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर क्या हो रहा है, फी जो भी रिक्विजिट फीस है उसके साथ आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, नोटिस फाइल करना पड़ेगा। नोटिस मस्ट बी फाइल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द रिक्विजिट फाइलिंग फी विद इन 30 डे ऑफ ट्रिगर इवेंट। तो इसका मतलब यही मैंने आपको बताया था ऊपर की 30 दिन में बताना पड़ेगा कि हमने क्या करा है, बोर्ड की अप्रूवल ले ली है मर्जर एंड अमालगमेशन की, हमने जो भी प्रपोज्ड एक्विजिशन ए लिमिटेड के द्वारा बी को क्या करना है, एक्वायर करना है, तो उससे रिलेटेड हमने नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए हैं या एक एग्रीमेंट कर लिया है। तो जैसे वो एग्रीमेंट हुआ तो ट्रिगर इवेंट आ गया, तो उस केस में क्या सीसीआई को पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेगी कंपनी जो भी है, या जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया वो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, यानी जिसने मर्जर किया है, एक्वायरर ने जिसने खरीदा है, वो जनरली क्या करेगा, नोटिस देगा कंपनी को, किसके 30 दिन के, सॉरी कंपनी को बोल रहा हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस दिया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन के द्वारा सीसीआई को 30 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा। अब उसमें देखिए फीस क्या है, 3 फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, और फॉर्म 3 है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, एफआईआई के लिए, बैंक्स के लिए और वेंचर कैपिटल फंड के लिए। ठीक है, इसमें बोला है विदाउट एनी फाइलिंग फीस, लेकिन फॉर्म 1 और फॉर्म 2 की फाइलिंग फीस है 15 लाख रुपीज फॉर्म 1 की है, और फॉर्म 2 की है 50 लाख रुपीज। और फॉर्म 4 किसका है, एडवर्टीजमेंट के लिए। पार्टीज आर ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड टू फाइल नोटिस इन फॉर्म 1, जनरली फॉर्म 1 में ही वो फाइल करते हैं, बट मे ऑप्ट टू फाइल इन फॉर्म 2, और द सीसीआई में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी सीक इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म 2। या सीसीआई चाहे तो वो बोलेगा कि आपने फॉर्म 1 तो फिल कर लिया है, लेकिन हाँ, हमें इन्फॉर्मेशन फॉर्म 2 से रिलेटेड भी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग फॉर्म है, हमें कुछ डिटेल और आपसे चाहिए। तो उस केस में देखिए फीस क्या है, उसने 15 लाख तो जमा करा दी पर्सन ने, बाद में अगर सीसीआई ने बोला कि हमें फॉर्म 2 में भी डिटेल फिल करके दो, तो वो 50 लाख थोड़ी देगा, वो बाकी 35 लाख और देगा, बाकी 35 लाख और देगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है
पढ़ के देखिए, फी पेड विद फॉर्म 1 विल बी एडजस्टेड विद फी ऑफ फॉर्म 2 इफ फॉर्म 2 इज फाइल्ड। तो इसका मतलब कि अगर आपने 15 लाख दे दिए तो उस केस में आपको बाकी 50 लाख और देने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली 35 लाख देने की जरूरत है अगर आपने फॉर्म 2 भी फाइल किया है। टाइमलाइन एंड प्रोसेस फॉर एवोल्यूशन बाय सीसीआई। अब देखिए सीसीआई के पास नोटिस आ गया, अब उसको एवोल्यूट करेगा और उसके बेसिस पे ऑर्डर देगा कि कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, कॉम्बिनेशन को अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस केस में 210 दिन लेता है। वो कितने लेता है? नोटिस फाइल करने के बाद 210 दिन लेता है, उसके बाद ही वो अप्रूव करता है। 210 दिन के अंदर वो अप्रूव कर देता है। सीसीआई मस्ट पास एन ऑर्डर और इशू डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन notified for approval within a period of 210 days from the date of filing notice. Till CCI passes an order, the combination cannot take effect. आ गया? If CCI does not pass any order within the 210 days, the combination shall be deemed to have been approved. तो इसका मतलब क्या है? अगर 210 दिन हो गए और CCI ने कुछ भी ऑर्डर पास नहीं किया तो इसको माना जाएगा कि ऑर्डर पास हो चुका है और कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर दिया गया है, माना जाएगा। द रिव्यू बाई CCI विद रेस्पेक्ट टू AAEC इज कंडक्टेड इन 2 phases. देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 फेज में कैसे होगा। सीसीआई फॉर्म से प्राइमा, देखो क्या बोला, सीसीआई फॉर्म से प्राइमा फेसी ओपिनियन इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जैसे ही नोटिस मिला तो आपको पता है कि आपको 30 दिन के अंदर नोटिस दे देना चाहिए था। जैसे ही आपका ट्रिगर इवेंट हुआ, जैसे ही बोर्ड की अप्रूवल मिली या जैसे ही आपने एग्रीमेंट किया, तो आप एक कंपनी हो, आपको क्या करना पड़ेगा? सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। उसके बाद जैसे ही नोटिस मिला, सीसीआई क्या करेगा? प्राइमा फेसिया 30 दिन के लिए एक तरीके से अपनी ओपिनियन देगा। अगर उसकी ओपिनियन कंफर्म हो जाती है दैट देयर इज लाइकली टू बी एईसी इन इंडिया, देन सीसीआई अंडरटेक्स ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन विद इन 180 डेज देयर आफ्टर। तो जहाँ पे उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे तो क्या है, एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन है, मतलब कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, तो उस केस में जो कंपटीशन कमीशन है वो क्या करेगा? 180 दिन की और इन्वेस्टिगेशन डिटेल आगे बढ़ा देगा। नेचर ऑफ ऑर्डर पास बाय सीसीआई। द सीसीआई में पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स। अप्रूव द कॉम्बिनेशन, या तो क्या करेगा? कॉम्बिनेशन अप्रूव करेगा। इन केस अगर ये फाइंड करता है कि कॉम्बिनेशन में क्या है, या तो एईसी के चांसेस हैं या एईसी है, देन सीसीआई में ऑर्डर दैट कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी गिवन इफेक्ट टू। यानी इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है वो अभी इफेक्ट में नहीं आना चाहिए जब तक कि हमारा क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट में नहीं आना चाहिए। और सुटेबल मॉडिफिकेशन टू अमेंड द ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ द पार्टीज पास फर्दर ऑर्डर। या क्या कर सकता है? फर्दर ऑर्डर भी पास कर सकता है कि जो भी मॉडिफिकेशन है वो करके कॉम्बिनेशन सही है आना, लेकिन उससे पहले कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। फिर देखिए बोल रहा है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट अट्रैक्ट सेवियर कंसिक्वेंसेज। इसका मतलब एंटरप्राइज ने कोई कॉन्ट्रवेंशन किया या किसी पर्सन ने जो एक तरीके से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनके डायरेक्टर या बोल सकते हैं चेयरपर्सन है, उनके पास इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता था, वो ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, तो उस केस में उसको फाइन या पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला इन्फ्रिंजमेंट कि क्या एक तरीके से आपने कंसिक्वेंसेज यानी क्या रूल्स फॉलो नहीं करे, तो फेलर टू नोटिफाई ए रिपोर्टेबल कॉम्बिनेशन, फाइन ऑफ अप टू 1% ऑफ कंबाइंड टर्नओवर और एसेट विच एवर इज हायर। तो देखो क्या बोल रहा है, जो कंबाइंड टर्नओवर है, कंबाइंड मतलब जो कॉम्बिनेशन का टर्नओवर है, आपको पता है कि बी लिमिटेड ए में मिल गई, तो ए और बी का जो कंबाइंड टर्नओवर है उसका क्या बोल रहा है? अप टू 1% तक का फाइन। तो टर्नओवर का 1% या एसेट का 1%, दोनों में से जो हायर हो वो फाइन देना पड़ेगा। कौन लायबल होगा? पर्सन और एंटरप्राइज, डायरेक्टर्स और ऑफिशियल ऑल्सो लायबल। तो पर्सन या एंटरप्राइज साथ में डायरेक्टर ऑफिशियल वो भी लायबल होंगे। फेलर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ सीसीआई। अब देखिए सीसीआई ने डायरेक्शन दिया, सीसीआई ने जैसे बोला कि देखो सूटेबल मॉडिफिकेशन करने ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर में या जो भी पार्टीज के रेस्पॉन्स है उसके बेसिस पे, आपने किए ही नहीं, तो उस केस में आप पे फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम रुपीज 1 करोड़। तो आपका 1 लाख रुपए पर दिन का फाइन लगेगा, मैक्सिमम कितना? 1 करोड़ तक का। पर्सन फेलिंग टू कंप्लाई डायरेक्टर्स और ऑफिशियल ऑल्सो लाइबल। ये बोल रहा है कि पर्सन जो कि कंप्लाई नहीं कर पाया और साथ में डायरेक्टर और ऑफिशियल भी लाइबल हो सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 49 बोल रहा है कॉम्पिटिशन एडवोकेसी। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा तो उस केस में वो कमीशन की ओपिनियन मांग सकता है, मतलब रेफरेंस देगा कि आप अपनी ओपिनियन बताओ। ठीक है, अब देखिए ओपिनियन जब भी देगा वो बाइंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, बस उसे पूछा गया है कि आप अपनी ओपिनियन दो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अच्छी लगेगी तो जनरली वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी है कमीशन ने या जो भी बताया है चीज उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा, वरना उसकी मर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की। पर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इन फॉर्मुलेटिंग ए पॉलिसी ऑन कॉम्पिटिशन शेल मेक ए रेफरेंस टू द कमीशन फॉर इट्स ओपिनियन। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रेफरेंस देगी कमीशन को उनकी ओपिनियन के लिए कि आप अपनी ओपिनियन दो, कमीशन को ऐसा बोला जाएगा। ऑन पॉसिबल इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसी ऑन कॉम्पिटिशन एंड ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच ए रेफरेंस
एंड द कमीशन शैल विद इन 60 डेज गिव इट्स ओपिनियन। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि रेफरेंस दो, ऐसे कर लेते हैं, रेफरेंस दिया किसको, कमीशन को, कि भाई क्या दो, ओपिनियन दो। अब कमीशन क्या करेगा, जैसी रेफरेंस रिसीव हुआ उसके 60 डेज के अंदर अपनी ओपिनियन दे देगा, ये बोल रहा है, ठीक है। ओपिनियन नॉट टू बी बाइंडिंग ऑन सीजी और एसजी, ये बोल रहा है द ओपिनियन बाय कमीशन शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग सच पॉलिसी। मतलब राय मांगी गई है, ये नहीं कि एक तरीके से बाउंड होगी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको अडॉप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एडुकेसी, देखिए क्या बोल रहा है, कमीशन शैल टेक सूटेबल मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एडुकेसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अबाउट कंपटीशन इश्यूज। एक तरीके देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की बात कर रहा है, तो वही प्रोविजन सेक्शन 49 जोड़ा गया था, मेरे हिसाब से शायद 2009 इसमें जोड़ा गया था, ध्यान नहीं आ रहा, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना कि ये कब पर्टिकुलर जोड़ा गया था। वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि ये कब ऐड किया गया था या कब कौन से प्रोविजन पर्टिकुलर आए थे, ऐसा जनरली पूछा नहीं जाता। सेक्शन 53 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एटसेट्रा टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे कमीशन क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न या स्टेटमेंट फर्निश करेगा। अब किससे रिलेटेड, कमीशन क्या करेगा, सूटेबल मेजर ले रहा है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा था कमीशन कह रहा है ना प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटेंसी एडुकेसी, तो कमीशन क्या करेगा, सूटेबल मेजर लेगा किसके लिए, कंपटीशन एडुकेसी के प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या ट्रेनिंग इंपार्ट करने के लिए। तो उस केस में कमीशन को क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न या एनुअल रिपोर्ट एक तरीके से भेजनी पड़ेगी। कमीशन शैल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट एंड सच पर्टिकुलर्स इन रिगार्ड टू एनी प्रपोज और एग्जिस्टिंग मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एडुकेसी, क्रिएटिंग अवेयरनेस and imparting training about competition issues as the central government may from time to time required। देखिए टाइम टू टाइम में तो इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट में एनुअल का पार्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट एनुअल होनी चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होगा तब आपको देनी पड़ेगी, ये बोल रहा है। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कमीशन शैल प्रिपेयर वंस एवरी ईयर इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एन एनुअल रिपोर्ट गिविंग ए ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट कौन देगा, कमीशन देगा गवर्नमेंट को, जिसमें एक तरीके से जो भी उसने एक्टिविटी की है साल के दौरान वो पूरी की पूरी फुल अकाउंट रिपोर्ट होगी, ट्रू एंड फुल रिपोर्ट होगी, और साथ में उसकी कॉपी भी होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी होगी। सेक्शन 53A कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए आपको पता है कि जो भी एग्रीड पार्टी है वो कहाँ जाएगी, ठीक, जो भी एग्रीड पार्टी है वो कहाँ जाएगी, वो इसके पास जाएगी, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो यहाँ पे देखिए बोला सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश एन अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको पता है कि अगर हम बोल सकते हैं कि ये जो कमीशन है, जो सीसीआई है, उसने क्या बोल दिया कि आपका जो एग्रीमेंट है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, या आप क्या कर रहे हो, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हो, तो एक तरीके से आपको एग्रीड पार्टी बना दिया गया। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोर्ट में केस करोगे, कोर्ट में क्या है, आप इसमें केस करोगे, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, तो आप एग्रीड पार्टी हो, तो इस केस में आपको सुनने का हक होगा, आपको अपील देने का हक होगा, एक तरीके से ये पार्ट आ गया। और आपकी अपील चाहे तो डिस्पोज भी की जा सकती है अगर आपकी अपील सही नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश एन अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल to hear and dispose of appeals against any direction issued or decision made or order passed by the commission। तो कमीशन ने जो भी डायरेक्शन इशू करा, डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके फेवर में नहीं है, वो फेवरेबल नहीं है, या आपको लग रहा है कि आपने सही काम किया था लेकिन सीसीआई ने गलत डिसीजन दे दिया, तो आप चाहे तो क्या कर सकते हो, अपील भी कर सकते हो। अब देखिए आप अपील करोगे तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर है कि उसको सुने, या चाहे सुनने के बाद उसको डिस्पोज भी कर सकता है। To adjudicate on claim for compensation that may arise from the findings of the commission or the order of appellate tribunal। देखिए एक तरीके से क्या हो गया कि जब आपको पता है कि इसने ऑर्डर दिया कमीशन ने, किसके अगेंस्ट, कंपनीज के अगेंस्ट, जिन्होंने कॉम्बिनेशन किया, जिन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया, ये पार्ट आ गया, तो उनको सुना, और उसके बेसिस पे आपको पता है कि कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। तो कंपनसेशन जो भी क्लेम करना है, आपको पता है कि कमीशन क्लेम कर रहा है कंपनसेशन की, मुझे इतना हम इनकी वजह से इतना नुकसान हो गया, तो ये फाइन पेनल्टी जो भी पार्ट है वो आपको देना पड़ेगा। अब आपने कोर्ट में केस कर दिया, तो उस केस में जो भी कंपनसेशन आपको देना है वो देना पड़ सकता है, कब, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है तो। To educate on claim for compensation that may arise from the findings of the commission or the order of the appellate tribunal, वो देखेगा। एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ कमीशन में अपील टू कैट, ये कैट का मतलब यही है, देखिए कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर क्या करोगे आप, जो भी ऑर्डर आया, ऑर्डर किसका आया, कमीशन का ऑर्डर आया आपके अगेंस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अपील करनी पड़ेगी 60 दिन के अंदर।
CAT में accept the petition after 60 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing appeal within specified time। कैट चाहे तो क्या बोल सकता है कि देखिए कि आपके 60 दिन हो चुके हैं तो अब आप अपील नहीं कर सकते हो, लेकिन कैट चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है अगर आपने सफिशिएंट रीजन दे दिए कि आपने लेट एक तरीके से क्यों फाइल किया था या लेट अपील क्यों फाइल की। कैट में कंफर्म मॉडिफाई सेटिंग साइड नहीं है, सेटिंग असाइड है। तो कैट में कंफर्म मॉडिफाई सेटिंग असाइड डिसीजन ऑफ कमीशन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ पार्टीज। कैट शैल सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू पार्टीज टू अपील। कैट शैल डिस्पोज द अपील विद इन 6 मंथ। तो जो भी अपील है उसको वो डिस्पोज भी कर सकता है 6 मंथ में। कैट क्या कर सकता है, जो भी अपील है या डिसीजन है कमीशन का उसको कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है या साइड में भी रख सकता है, या बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये सही नहीं है, जो भी कमीशन ने डिसीजन दिया है वो सही नहीं है और जो पार्टी है, जो एक तरीके से एग्रीड पार्टी है, उसके फेवर में फैसला जाना चाहिए। तो कैट इस तरीके से डिसीजन दे सकता है, ठीक है, या अपील को डिस्पोज भी कर सकता है 6 महीने के अंदर। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात कर रहा है, तो देखिए बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ एंटरप्राइज इफ सच एग्जाम्पशन इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर क्लास को एग्जाम भी कर सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है। एनी प्रैक्टिस और एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन अकॉर्डेंस विद एनी ऑब्लिगेशन अज्यूम्ड बाय इंडिया अंडर एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री और कंट्रीज। अगर आपका किसी और कंट्री के साथ ट्रीटी समझौता हुआ है, संधि हुई है, कन्वेंशन हुआ है, उसमें हम बोल सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ पहले से ही एग्रीमेंट हो गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एग्जाम कर सकता है और ये नहीं बोलेगा कि आपका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले से ही ट्रीटी हो चुकी है दूसरी कंट्री के साथ, तो आप एग्रीमेंट कर सकते हो। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एग्जाम्पशन दे देगा और आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको क्या करना है, हमें नोटिफिकेशन देना है या एक तरीके से यानी हमें नोटिस देना है राइटिंग में, या जनरली क्या है कि जो आपने ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया इसको फॉलो नहीं करा तो आपको जो भी फाइन पेनल्टी वो देनी पड़ेगी। ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले से ही एग्रीमेंट में, ट्रीटी में, कन्वेंशन में लिखा गया। एनी एंटरप्राइज विच परफॉर्म ए सॉवरेन फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि ऊपर ऊपर मैंने बताया था सबसे कि सॉवरेन फंक्शन क्या होते हैं, फिर भी देखो मैं दिखा देता हूँ अगर मुझे अभी फटाफट से मिल गया तो जल्दी से। ये रहे देखिए, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस, स्पेस, इससे रिलेटेड है, यही मैंने आपको बताए थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये फंक्शन हो रहे हैं, एक मिनट, ये आ गया मैं नीचे, एनी एंटरप्राइज विच परफॉर्मेंस ए सॉवरेन फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस इससे रिलेटेड फंक्शन है तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्पशन दे देता है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली वो इन एग्रीमेंट में नहीं आते और वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं बनते, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का मेन फंक्शन है, गवर्नमेंट की संप्रभुता है। ओके, सेक्शन 56 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड कमीशन। देखिए क्या बोल रहा है, कमीशन अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर कमीशन ने अपने फंक्शन को सही ढंग से डिस्चार्ज नहीं करा, जो भी डायरेक्शन थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए वो कमीशन ने ढंग से पूरे नहीं करे, तो उस केस में कमीशन की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सर्कमस्टेंसेज इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट विल सुपरसीड कमीशन, तो कमीशन को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, एक तरीके से ये बोल रहा है। इफ एट एनी टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन that the commission is unable to discharge the function or perform the duties imposed on it under the provision of this act। इसका मतलब कमीशन पे जो भी फंक्शन थोपे गए थे, थोपे तो बोल नहीं सकते, यानी जो भी उनको काम दिए गए थे, जो भी उनको ड्यूटीज दी गई थी, वो अगर उन्होंने फॉलो नहीं करी तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन की जगह ले लेगा। और दैट द कमीशन हैज persistently made default in complying with any direction given by central government under this act, and as a result of such default the financial position of the commission or the administration of the commission has suffered। ये हो गया। और दैट सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो फंक्शन दिए गए वो डिस्चार्ज नहीं करे। यहाँ पे देखिए एक तरीके से कमीशन ने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी, कमीशन को उस अकॉर्डिंग काम करना था, जिसकी वजह से कमीशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें डिफॉल्ट हो गया, कमीशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सफर कर गया, तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन की जगह ले लेगा। या तीसरा क्या बोल दिया, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का पार्ट आ गया तो वहाँ पे चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कमीशन की जगह ले सकता है। नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड फॉर रीजन टू बी स्पेसिफाइड देयरिन सुपरसीड द कमीशन फॉर सच पीरियड। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा और साथ में रीजन भी बता देगा कि किस लिए हम कमीशन को हटा रहे हैं और उसकी जगह पे जो भी फंक्शंस है वो हम करेंगे कुछ समय के लिए। तो बोल रहा है फॉर सच पीरियड नॉट लेस देन, यहाँ पे ये एक तरीके नॉट लेस देन और इक्वल टू 6 मंथ एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बोलेगा कि हमने कमीशन को सुपरसीड कर दिया है, अब हम काम करेंगे, जो कि कितने महीने के लिए होगा,
6 महीने या उससे कम समय के लिए, उससे कम समय के लिए भी नोटिफिकेशन दे सकता है कि 4 महीने के लिए हम संभालेंगे, 3 महीने के लिए हम संभालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उसके बाद तो नया कमीशन मतलब नए चेयरपर्सन मेंबर ये तो अपॉइंट कर सकते हैं ना, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन मेंबर बाद में अपॉइंट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगा कि हम 3 महीने के लिए क्या कर रहे हैं, सारा काम संभाल रहे हैं कमीशन की ब्याह पे, क्योंकि कमीशन ने ढंग से काम नहीं करा या जो भी इसको डायरेक्शन दिए थे उन्होंने उसको फॉलो नहीं करा। Effect of publication of notification. Upon the publication of notification superseding the commission, the chairperson and other members shall, as from the date of supersession, vacate their office as such. तो आपको पता है कि जो पुराने चेयरपर्सन अदर मेंबर होंगे उनको खाली करना पड़ेगा। जितने भी पावर फंक्शन ड्यूटी थी जो कि कमीशन पहले करता था अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। यहाँ पे यही बोल दिया, एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तीसरा, ऑल प्रॉपर्टीज ओन्ड और कंट्रोल बाय द कमीशन, जो किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। On or before the expiration of the period of supersession, the central government shall reconstitute the commission by a fresh appointment of its chairperson and other member, and in such case any person who had vacated his office shall not be deemed to be disqualified for reappointment। तो ये बोल रहा है कि on or before the expiration of the period of supersession, the central government shall reconstitute the commission by a fresh appointment of chairperson। मैंने यही आपको बताया, और सारे के सारे मेंबर अपॉइंट कर देंगे। एंड इन सच केस एनी पर्सन हु हैड वैकेटेड हिज ऑफिस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर री अपॉइंटमेंट। तो इस केस में उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो री अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफाइड है, अगर उसने बीच में ही क्या कर दिया, अपना ऑफिस को वेकेट कर दिया। ठीक, तो आपका ये पार्ट सारा का सारा हो गया है जो कि कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड था। मोस्टली मैंने सारे प्रोविजन कवर करा दिए, क्योंकि देखिए नेट कॉमर्स में ये नहीं पता है कि कौन कौन से प्रोविजन जनरली आएंगे, क्योंकि उसमें दे रखा है मेन प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव ऐसे दे रखे हैं। मोस्टली जब भी आप देखोगे, अगर आप कंपनीज एक्ट देखोगे तो उसमें तो चलो फिर भी दे रखे हैं कि क्या क्या पार्ट आएंगे, लेकिन मोस्टली आगे जितनी भी चीजें हैं, जैसे एलएलपी एक्ट है तो क्या बोल दिया कि आपके मेन प्रोविजंस आएंगे, कॉम्पिटिशन एक्ट में मेन प्रोविजंस आएंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या क्या पार्ट आएगा। इसलिए जहां तक मुझे लगा वो मैंने पॉइंट कवर करवा दिए हैं। वैसे अगर आप कोई और पीडीएफ कवर करोगे तो वहाँ पे आपको इसके 50 पेज, 60 पेज, 100 पेज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको 20 से 21 पेज में ही कवर करवा दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।